चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। लिखा है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम हैव 2.1 नैनोकूलम एंड -0.1 नैनोकूलम चार्ज respectively. They are brought into contact and then separated by a distance of 0.5 meter. The electrostatic force acting between the spheres is this. देखिए, अगर मेरे पास जो फर्स्ट स्फीयर है उसका चार्ज Q1 है और ये जो Q1 है वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लो तो ये 2.1 नैनोकूलम, और जो मेरा सेकंड स्फीयर है उसका चार्ज Q2 है और वो Q2 हमारे पास है -0.1 नैनोकूलम। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो तो एक्चुअली प्लस और माइनस मैनेज करके 2 नैनोकूलम आ रहा है, और दोनों मेरा जो स्फीयर्स है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल स्फीयर्स होने की वजह से अब जो इंडिविजुअल चार्ज एक एक पे आएगा वो नेट चार्ज का हाफ होगा। इसका मतलब 1 नैनोकूलम दोनों के ऊपर 1 नैनोकूलम आएगा। अब क्वेश्चन में देखिए तो 0.5 मीटर उसका डिस्टेंस है, आपको चार्ज मालूम है तो फोर्स आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया आपका 9 × 10⁻⁹ और Q1 और Q2 दोनों में 1 नैनोकूलम है, 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁹ और नीचे डिस्टेंस में आपका 0.5 मीटर है, जिसको आप चाहें तो 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वहां से आपको न्यूमेरिकल डाटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर को इस तरीके से मैनेज करना, सामने में जो कॉफिशिएंट आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। आगे नेक्स्ट 15 में बोला गया है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 8, ये क्या लिखा है, M/E, क्या बोलेंगे, M इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज, नीचे लिखा हुआ है M is mass of electron and E is charge. Voltmeter is created between two parallel plates of length 1 meter as shown in figure. An electron enters the field symmetrically between the plates with a speed of 2 meter per second. The angle of deviation theta of the path of the electron as it comes out of the field will be. देखिए, इस तरह के न्यूमेरिकल को है ना आपको x और y करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा करके आपको कुछ इस फिगर के अंदर दिखाएं। देखिए, सोचिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में इंटर करा, एक तो ये बाउंड्री पकड़ लेना कि यहाँ पे इंटर करा, तो ये जो भी 2 मीटर पर सेकेंड है ना वो वेलोसिटी है x में, जबकि इस पॉइंट पे इंटर करते समय y का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। हमको यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, फाइनल नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी x में, इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है, 0 है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होने की वजह से इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऊपर होगा। आखिर वो इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऊपर कितना होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है उसको आप QE फॉर्मूला से अगर लिखेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इस चार्ज की जगह पे E लिख दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डाटा ऊपर बहुत अच्छे से मैनेज करके दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाटा ऊपर दिया हुआ है 8m/E, 8m/E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डाटा है 8m/E। तो इस फोर्स से तुमको जो डायरेक्शन मिला वो ऊपर की तरफ है, कहने का मतलब y के डायरेक्शन में है। आप चाहो तो यहाँ वेक्टरली इसमें जे कैप लगा सकते हो। क्या हम इसको लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू तो जो यहाँ पर एक्सलेशन आएगा वो एक्सलेशन आएगा हम लोगों का यहाँ पे 8m जे कैप है, दोनों तरफ से m कैंसिल कर दो क्योंकि m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन तुमको यहाँ एक न्यूमेरिकल डिजिट मिल रहा है 8 जे कैप, यूनिट पुट कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सोचो कि आखिर अगर इस प्लेट का लेंथ L है, जो भी फोर्स लग रहा है ये फोर्स तो हमारा y में लग रहा है,
कोई भी फोर्स एक्स में तो है नहीं। तो जब आप मोशन एक्स के अलोंग में सोचेंगे, जब आप मोशन एक्स के अलोंग में सोचेंगे, देखिए अब कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को ये पूरा प्लेट पार करने में जो समय लगेगा वो प्लेट का लेंथ बाई वेलोसिटी अलोंग एक्स होगा। तो प्लेट का लेंथ क्वेश्चन में 1 मीटर मेंशन है और एक्स के अलोंग में जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब 0.5 सेकेंड्स लगेगा इलेक्ट्रॉन को ये पूरा प्लेट पार करने में। 0.5 सेकेंड लगेगा इलेक्ट्रॉन को ये पूरा प्लेट पार करने में। इतने ही समय में आखिर ये कितना y के डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर लिया, देखो इन दिस टाइम गेन इन वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में वेलोसिटी का कितना गेन है, y एक्सिस में वेलोसिटी का कितना गेन है, अगर आप इस पे काम करते हैं तो देखिएगा वेलोसिटी अलोंग y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एंड t। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y तो जीरो है, एक्सेलरेशन अलोंग y 8 आ चुका है और जो टाइम है वो 0.5 है। इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अलोंग y इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो इस फिगर पे थोड़ा यहां आइए और समझिए। देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा ना तो उसके पास वेलोसिटी होगा x में, उसके पास वेलोसिटी होगा y में। तो जो वेलोसिटी उसके पास x में था वो तो उतना ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x में जीरो है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड होगा। और जो वेलोसिटी वो y में गेन किया वो अभी हम लोग कैलकुलेशन करके 4 मीटर पर सेकेंड लाए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो थीटा आपको निकालना है, ये थीटा तो आपको निकालना है। तो क्या हम यहीं पे लिख दें ऐसे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। सो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 4 हो गया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट 2 हो गया, सो इट इज 2। तो आप ऐसे समझे कि वो जो थीटा आपको निकालना है दैट थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, दैट बी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, बी ऑप्शन होगा आपका। तो ये रहा आपके पास न्यूमेरिकल का डाटा और उसके लिए कैलकुलेशन। क्लियर है, बढ़िया, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 में पूछा है अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 माइक्रोग्राम इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 × 10⁵ होगा। जो यहाँ ई फील्ड है वो 1 × 10⁵ है न्यूटन पर कुलम। और जो वो चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया है वो 100 माइक्रोग्राम पॉजिटिव चार्ज है। इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज गिवन, जो चार्ज है वो हमारा 40 माइक्रोकुलम है, 40 माइक्रोकुलम। एंड इनिशियल वेलोसिटी इज, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल। हम आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, वहीं से आप काइनेमेटिक्स से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। मान लीजिए जैसे ये वो पॉइंट है जहां से आप उसको फेंके हैं, ये वो पॉइंट है जहां से आप उसको फेंके, यहां से उसके पास राइट की तरफ एक इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में होने की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो वो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा रीच करेगा जहां जाके उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब देखो ये चार्ज है Q, इसका मास है m, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये ई फील्ड है, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा QE। तो इसका मतलब एक्सलेशन भी इधर ही होगा और वो होगा फोर्स बाय मास। तो क्या मेरे एक्सलेशन का वैल्यू QE/m आया? एक्सलेशन बोलो या रिटार्डेशन। तो जो मोशन में
जो मोशन में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वैल्यू है फोर्स बाय मास, और फोर्स के जगह पे आप लिख दिए क्यू बाई एम। ये रिटार्डेशन आ गया भाई। अब इस रिटार्डेशन को अगर आप लेके चलिएगा, इस रिटार्डेशन को अगर आप लेके चलिएगा, सो ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, तो जो हमारे पास पूछा गया रेस्ट में कहाँ आया, तो क्या हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो भी का वैल्यू तो 0 है, और यू आपके सामने में क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 200 का स्क्वायर पुट करोगे, यहाँ पे 2 एक्सलेशन के जगह पे आप रिटार्डेशन पुट करोगे माइनस क्यू बाई एम, और आप सॉल्व करके एस निकालोगे। तो ये वैल्यू आ गया, ये पूरा राइट हैंड साइड निगेटिव लेफ्ट में आ गया 2 QE/m इंटू एस, और 200 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 40,000। यहाँ से S विल बी इक्वल्स टू 40,000, मास ऊपर और नीचे में 2 QE। डाटा पुट करके सॉल्व कर दो, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डाटा पुट करके सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन। लिखा है 3 चार्ज Q/2 Q and Q/2 are placed at the corner ABC of a square of side A as shown in figure. The magnitude of electric field at the corner D of a square will be। देखिए इस डी पॉइंट पे है ना, 3 कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आप यहाँ पे इसको हम एक अलग फिगर में ही बना दे, मान लीजिए ये हमारे पास स्क्वायर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी। यहाँ पे एक चार्ज आपका Q/2 हो गया, ऑब्वियसली पॉजिटिव। यहाँ पे एक चार्ज Q हो गया, यहाँ पे Q/2 हो गया। तो तुम जरा गौर करोगे ना, तो डी पॉइंट पे 3 वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ए का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, दूसरा सी का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, और ए और सी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और एक बी का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है। ये बी का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, ये बी का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुल मिला के इस डी पॉइंट पे है ना 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज विच इज गिवन बाय के क्यू बाई, अगर इसका एज लेंथ एल है तो एल का स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी चार्ज विच इज इक्वल्स टू के क्यू, और अगर ये डिस्टेंस ऑब्वियसली स्क्वायर है तो एल है, तो ये एल का स्क्वायर। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी चार्ज विच इज इक्वल्स टू के क्यू। अब ये डिस्टेंस तो √2l होगा, तो √2l का स्क्वायर। बट इन तीनों का वेक्टर सम निकालना होगा। अगर आपको डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको ए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, सी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपके बी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने में ये दोनों एक दूसरे पे 90 है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ये। तो इन दोनों के लिए आप लिखेंगे रूट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम से, आप देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली उधर ही होगा जिधर पहले से बी है। तो ए और सी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ जो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐड कर दीजिए। सो ओवरऑल अगर आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो हम बस एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं। यहाँ हो गया ये KQ/2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ हो गया ये KQ/2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर है, और प्लस बाहर अलग से है KQ/√12 का स्क्वायर। ऐड करके देख लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एज लेंथ एल नहीं है, एज लेंथ ए है, तो फाइनल जब आंसर लिखिएगा तो एल के जगह पे ए लिख लीजिएगा। क्लियर, कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, कर लेना। नेक्स्ट देखो आगे, लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 8 into 10⁻⁶ coulomb and -8 respectively are placed at a distance d apart. The electric field at the midpoint O between the charges is 6.4. The distance d between the points.
डायग्राम देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास है एक प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे तुम्हारे पास एक माइनस क्यू चार्ज। क्यू का वैल्यू है 8 × 10⁻⁻�6। इन दोनों चार्जेस के बीच का दूरी है डी। इन दोनों चार्जेस के बीच का दूरी है डी। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका यहां से यहां तक का दूरी है d/2 और यहां से यहां तक का दूरी है d/2। अब आप जरा गौर करें, समझे जरा, इस पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट की तरफ। और इसी पी पॉइंट पे निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? राइट की तरफ। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे राइट की तरफ ही है, प्लस क्यू के कारण भी और माइनस क्यू के कारण भी। तो अगर आप एट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है? वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में मेंशन है 6.4 × 10⁴। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे KQ/ डिस्टेंस d/2 का स्क्वायर और निगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही लिखेंगे KQ/ डिस्टेंस d/2 का स्क्वायर। आगे इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 4KQ/d² और यहां भी आ रहा 4KQ/d²। इन दोनों को ऐड करें तो 8KQ/d²। और ये किसके बराबर है? तो 6.4 × 10⁴ के बराबर। आराम से यहां से सॉल्व करके डी निकाल दीजिए क्योंकि बाकी सारा डाटा आपको मालूम है। के का वैल्यू 9 × 10⁹ हुआ और जहां क्यू का वैल्यू है वो क्वेश्चन में 8 × 10⁵ या 4 दिया हुआ है। ठीक है, पुट करके सॉल्व करके डी निकाल दो, आंसर आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट। A vertical electric field of magnitude 4.9 × 10⁵ Newton per coulomb just prevent a water droplet of mass 0.1 gram from falling. The value of charge on the droplet will be। मान लो ये हमारे पास है वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसका mg लगेगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होने से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर। अगर हम लोग इसका मास m लिखते हैं और इसके चार्ज को हम q लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है तो ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया QE और नीचे लगने वाला मास हो गया, फोर्स हो गया mg। ये वर्टिकली सस्पेंडेड है, ठीक है, प्रिवेंट वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम फॉलिंग। तो ऐसे केस में जो ऊपर की तरफ का इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो नीचे की तरफ का ग्रेविटी फोर्स है दोनों बैलेंस, तो दैट विल बी इक्वल्स टू QE इज इक्वल्स टू mg। आपको क्या निकालना है? आपको चार्ज निकालना है। देन Q विल बी इक्वल्स टू mg/E। मास क्वेश्चन में 0.1 ग्राम है, केजी में बदल लो। जी का वैल्यू हम लोगों को 9.8 लेना है, क्वेश्चन में मेंशन है, लेना है वही। और नीचे जो E है वो है कितना? तो 4.9 × 10⁵। आराम से सॉल्व कर दीजिए, ये चार्ज आ जाएगा कूलम में। ठीक है, इतना कूलम चार्ज हो जाएगा। 20 लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन with its center at the origin. Find the electric field intensity along the Z axis at a distance Z from the origin. देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये तुम्हारे पास एक चार्ज डिस्क है, ठीक है, मान के चलिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है
और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, ये डिस्क है, डिस्क है जिसमें मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड। डन। हाँ, वेरी गुड। अब जरा गौर करो कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ना, हम आपको कुछ फॉर्मूला याद दिला दें। अगर इस सेंटर से इस पॉइंट तक का दूरी z है और मेरे डिस्क का रेडियस r है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो जो उस पॉइंट पे एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये थीटा क्या है सर? थीटा होता है सरकमफेरेंस से उस पॉइंट तक को जब आप मिलाते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है, जो ये एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा आप यहां पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट करो। कॉस थीटा में आप बेस बाई हाइपोटेनस लिखेंगे, ये हाइपोटेनस कितना है, तो ये आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो बेस हो गया जेड और हाइपोटेनस हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आराम से देख लो, कोई ऑप्शन मैच कर लीजिए। पहला ही वाला ऑप्शन। ठीक है, पहला वाला। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा फिगर shows a rod AB which is bent in 120 degrees circular arc of radius r. A charge minus q is uniformly distributed over a rod AB. What is the electric field E at the center of the curvature O? देखिए, जैसे अगेन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग ऐसा डिस्कस किए थे ना कि जैसे मान लो हम लोगों के पास, एक मिनट जस्ट, पहले जो हम आपको बैचेस के अंदर पढ़ाए उसके ऊपर कुछ बता रहे हैं। हम लोग ऐसा डिस्कस किए थे कि अगर ये कोई एक चार्ज्ड, हम प्लस दिखा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, बाद में देखेंगे। अगर कोई एक आर्क है, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर बनता है ना? अगर इस आर्क का टोटल बना हुआ एंगल थीटा है, तो जो इसमें एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, और अगर पॉजिटिव है तो अवे होगा और अगर निगेटिव रहेगा तो टुवर्ड्स होगा। यही कंसेप्ट है। अब तुम इस क्वेश्चन को यहां लेके आ जाओ। इसमें अगर हम ओरिजिन पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो हम लिखेंगे 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। सो इट कम्स टू बी 2k लैम्डा बाई आर साइन 60। इसका वैल्यू हो गया 2k लैम्डा बाई आर और साइन 60 हो गया √3/2, तो 2 कट गया, ये हो गया √3k लैम्डा बाई आर, √3k लैम्डा बाई आर। लेकिन जरा क्वेश्चन में देखो, कहीं भी लैम्डा नहीं दिया है, कहीं भी के नहीं दिया है, तो हमको इन दोनों को रिप्लेस करना है। के को तो हम आसानी से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, लेकिन लैम्डा के लिए हमको चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द आर्क लिखना होगा। चार्ज, देखो मेरा जो पूरा आर्क है वो 120 डिग्री एंगल बनाता, अगर वो टोटल 360 बनाता तो आर्क लेंथ होता 2 पाई आर, लेकिन 120 बनाने की वजह से इसमें 3 से डिवाइड कर दिए, तो चार्ज के मतलब लैम्डा की जगह पे हो गया 3q/, जस्ट मिनट, तो यहाँ पे और बच गया हम लोग के पास 2 पाई आर। डन। तो लैम्डा इतना रहा। अब इन सब का डाटा थोड़ा इसमें पुट करके हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन मैच करता है। देयरफॉर
जो आपके ई का वैल्यू आया वो हो गया √3, के जगह पे हो गया 1/4πε0, लैम्डा के जगह पे हो गया 3q/2πr, और एक आर पहले से नीचे है, एक आर पहले से नीचे है, 1/r। सो इट कम्स टू बी 3√3q डिवाइडेड बाई 8π²ε0r²। 3√3q 8π²ε0r², 3√3q 8π²ε0r², बी या डी, दोनों ऑप्शन है। अब आपको साइन के साथ चलना होगा। यहाँ का चार्ज है निगेटिव, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो निगेटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में होगा। सो आई कैप इज द आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सोचो, तो निगेटिव चार्ज क्वेश्चन में मेंशन है ना, तो ये चीज रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है वाइल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर विद द डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हेल्ड स्टेशनरी under a constant electric field of this in the Millikan wire drop experiment. What is the number of excess electron that wire drop will process? देखिए एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो यू हैव टू थिंक दैट कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इट हैव। ऑब्वियसली इट हैव नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ इसका वेट mg लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग सके। और फिर आप ऐसे सोचिए कि नीचे की तरफ mg लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इसमें निगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ क्यू फोर्स लगेगा। तो स्टेशनरी बनाए रखने के लिए जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसके mg से बैलेंस होगा। यहाँ पे आप Q लिख सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं mg/e करके, और Q को आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, mg/e। तो आपके पास नंबर आया mg/इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज। डाटा ऊपर से मेंशन कर लो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट, लिखा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एज shown in figure on the perpendicular bisector of uniform charged thin wire of length L lying charge Q carrying charge Q. The distance of the point P from the center of the rod is given. देखो भाई, हम लोगों के पास एक यूनिफॉर्म थिन वायर ऑफ लेंथ L है, तो इसके लिए जो सिमेट्री में है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर द्वारा गौर कर लो कि ये जो हमारा लाइन है, जो हमारा पॉइंट है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बेस्ट है। तो आप लोग जो पढ़ाई किए थे हम थोड़ा उसको याद करा दें। ये मेरे पास एक चार्ज्ड वायर है, लेट इट हैव सम पॉजिटिव चार्ज, इट हैव सम पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सिचुएटेड है, जहां ऊपर वाला एंड जितना एंगल बना रहा है, नीचे वाला भी एंड उतना ही एंगल बना रहा है, दोनों तरफ से बना हुआ एंगल सेम है, दैट एंगल इज फाई। तो रिमेंबर दिस कि ये इफ का इक्वेशन होता है 2k λ/d, साथ में होता है साइन फाई। 2k λ/d साथ में होता है साइन फाई, ठीक है। अब आप इसको इस फिगर के हिसाब से पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास E का वैल्यू हो गया 2, K के जगह पे पुट कर दो 1/4πε0, लैम्डा की जगह पे पुट कर दो Q/L, और जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है A मेंशन है। एक मिनट, अब यहाँ रहा है ये साइन थीटा का वैल्यू, ये साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा आपको इस फिगर के हिसाब से अगर आप लेके चलते हैं तो ये ऐसे पॉइंट है, ये आपका वो फाई है, फाई। तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ये वाला डाटा, और हाइपोटेनस हो गया ये। तो परपेंडिकुलर में आप लिख दिए L/2 और हाइपोटेनस में लिख दिए √√,
ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो एल एल कट गया, ये देखो, ये एल से ये एल कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। तो आपके इस ई का वैल्यू हो गया क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और फिर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ए के जगह पे √3l, देखो यहाँ पे डाटा है ना, ए के जगह पे √3l/2 लिख दो, सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर। ए के जगह पे √3l/2 लिख के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला बेस्ट है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बनाए, इसीलिए बोला जाता है फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा, सब क्वेश्चन खुद बन जाएगा। 24 लिखा है, चार्ज Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट A एंड B ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OAB। The resultant electric field at point O is perpendicular to the hypotenuse. Then Q1 by Q2 is proportional to। फिगर पे बहुत बड़ा काम होगा, फिगर से ही मेन चीज सब कुछ निकलेगा, ध्यान से देखो। क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि इस O पॉइंट पे A का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है? ठीक है, B का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे AB पे 90 है। तो कुछ ऐसा है, ये है रिजल्टेंट फील्ड, ये है रिजल्टेंट फील्ड। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ये एंगल 90 है। ठीक है, वो एंगल 90 है, तो क्या हम लोग इस एंगल को ऐसे एक थीटा लिख दें, तो ये एंगल भी थीटा हो जाए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ए से क्रिएट हुआ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बी से क्रिएट हुआ, उन दोनों के बीच के रेशियो को आप यहाँ tan थीटा में लिख सकते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय बी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी क्रिएट करेगा वो होगा k Q2 बाई x2 का स्क्वायर, और यहाँ होगा k Q1 बाई x1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आ गया tan थीटा विल बी इक्वल्स टू k कैंसिल, Q2 बाई Q1 मल्टीप्लाइड विथ x1 मल्टीप्लाइड विथ x1 का स्क्वायर बाई x2 का स्क्वायर। अब तुम ये देखो कि अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना है? ये मेरा 90 माइनस थीटा है। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये कितना है? ये भी फिर हम लोगों का थीटा है, ये भी फिर हम लोगों का थीटा है। सही। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम ओ एम ए का बात किए, तो एम पे ये 90 था, तो ये एंगल थीटा है, तो ए एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम लोग ओ ए बी बड़े ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल 90 है, तो फिर ये एंगल थीटा है। और इस एंगल के थीटा आ जाने से आप बड़े ट्रायंगल पे गौर कीजिए, क्या tan थीटा इज इक्वल टू आप परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते हैं। तो जहां tan थीटा है, जहां tan थीटा है, वहां आप x1 बाई x2 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा Q2 बाई Q1। चलो हो ही गया काम, इसको छोटा कर देते हैं। Q2 बाई Q1, और यहाँ है x1 का स्क्वायर बाई x2 का स्क्वायर। x1 से ये स्क्वायर कैंसिल, x2 से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपको तो निकालना था Q1 बाई Q2। Then Q1 by Q2 will be equals to x1 by x2। Q1 by Q2 will be equals to x1 by x2। Q1 by Q2 निकालना था, which is equals to x1 by x2, which is equals to x1 by x2। ठीक है, ये चीज है। तो चलो बढ़िया।
ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दाएं बाएं कीजिए, अच्छे से कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। tan थीटा sin थीटा तो कैसे लिखना, थोड़ा ध्यान से सोचो, आ जाएगा। Consider the force F on a charge Q due to a uniform charge spherical shell of radius r carrying charge capital Q distributed uniformly over it. Which one of the following statement is true for F if Q is placed at a distance r from the center of the cell? हम्म अभी ये देखो, हम तो सोच रहे थे यहाँ पे कुछ वैसा। ये मेरे पास एक सेल है ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, कैरिंग चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पे आप चार्ज क्यू दे के रखे तो ऑब्वियसली वो उसका आउटर सेल पे होगा। और याद रखना स्फेरिकल शेल है तो अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। अंदर के किसी भी पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा तो कोई भी चार्ज रख दीजिएगा तो उस पर फोर्स भी जीरो होगा। ठीक है। और अगर आपका कोई एक पॉइंट सरफेस पे है, कोई एक पॉइंट सरफेस से बाहर है, तो आपके ई का इक्वेशन अलग अलग जगह है। यहाँ सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज आप रखते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स होगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर आप यहाँ पे किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स होगा के क्यू क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। Which one of the following statement is true for F if Q is placed at a distance r from the center? ये देखो, ये R जो है वो लेस देन है, मतलब ये इनसाइड का पॉइंट है। तो इनसाइड पे तो ये फोर्स गलत है ना, इनसाइड पे तो फोर्स जीरो आएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे R लेस देन R है, फिर से अगर ये R लेस देन R है तो फिर से तो मेरा फोर्स जीरो आएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी गलत है। यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन R है। ठीक है। तो इस इक्वेशन को तो हम लगभग मानते हैं सही, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ स्मॉल r होना चाहिए, यहाँ कैपिटल R लिखा है। तो जो लिखा उस हिसाब से जाओ तो ये गलत है, लेकिन हमको अगला भी दिख रहा है कि फॉर ऑल आर ये भी पॉसिबल है नहीं। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हमको यहाँ चुनना पड़े तो ये मिसप्रिंट हम मान के चलेंगे कि ये आर जो है वो मिसप्रिंट है, वहां स्मॉल आर होना चाहिए। ठीक है। तो सी ऑप्शन होना चाहिए। बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज प्लॉटेड, resistance of a material is plotted as a function of temperature as shown in figure. It is a straight line. One may conclude that ln r as a function of temperature दिया हुआ है, यहाँ से इक्वेशन निकालना है। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को थोड़ा सा कंप्लीट करना होगा। जैसे मान लो जिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये ऊपर कहीं कट करेगा और ये नीचे भी कहीं कट करेगा, है ना। ऊपर जहां कट किया उसको आप एल एन आर नॉट देख लो, और नीचे जहां कट गया वो 1/T0 का स्क्वायर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू होता है mx+c। इस दिए गए इक्वेशन के हिसाब से एल एन आर स्लोप का साइन है निगेटिव, स्लोप होता है tan थीटा, निगेटिव स्लोप होगा, जिसमें परपेंडिकुलर के जगह पे एल एन आर नॉट होगा और बेस के जगह पे 1/T0 का स्क्वायर होगा। एक्स का फंक्शन मतलब 1/T स्क्वायर,
और y इंटरसेप्ट होगा ln r नॉट। y इंटरसेप्ट होगा ln r नॉट। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इसी को अब सॉल्व करना है। तो ये अपना हो गया ln r। इसमें से ln r नॉट को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाए माइनस टी नॉट का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा +1। ये हो गया ln r माई बाई बाई क्यों लिख रहे हैं? बाई से तो ये सॉल्व नहीं होगा ना। तो ये हो गया हम लोग का -ln r नॉट टी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और प्लस ln r नॉट। ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ln r नॉट। ln r नॉट और ये हो गया टी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इधर तो मेरा ठीक चल रहा है, जैसे हम ऑप्शन देख रहे हैं उस हिसाब से राइट हैंड साइड ही मैनेज नहीं हो रहा है। ln r नॉट यहाँ पे हो गया टी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इसको हम लोग चाहे तो r बाई आर नॉट लिख सकते हैं। यहाँ मैथमेटिकली हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ln r नॉट का क्या होगा। मे बी शायद वो कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ मिलजुल के लिखा जाए। तो मेरे हिसाब से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर r0 e⁻ -(T0 बाई टी स्क्वायर होना चाहिए। रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू r0 e⁻ -(T0 बाई टी स्क्वायर। ये बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट है, देख लेना। आगे 13 में लिखा है द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड करंट। अप्लाइड पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 31.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो आपके रेडियस का वैल्यू हो गया 1.2 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी हम लोगों को x इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर मेंशन है, हम लोग को इसी x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले जो हम लोगों के पास स्लोप है, स्लोप किसका? तो भी आई ग्राफ का। तो वो होगा भाई v/i, और v/i क्या r के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो ये स्लोप है 1045। दिस इज r, इसका मतलब रेजिस्टेंस 1 हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस r इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। आप यहां से लिख सकते हैं रेजिस्टेंस r इज इक्वल्स टू रो इंटू L, और एरिया की जगह पे πr²। रेजिस्टेंस है 1, रो का वैल्यू है x इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। यूनिट लिख लीजिए ताकि कुछ गलत ना हो। लेंथ है अपना 31.4 सेंटीमीटर, और नीचे एरिया में लिखेंगे हम लोग पाई सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सारा डाटा पुट करके सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, आएगा जो होगा आंसर। देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा।
लिखा करंट डेंसिटी इन अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 mm इज गिवन। करंट डेंसिटी दिया हुआ है 4 × 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट थ्रू द आउटर पोर्शन मतलब R/2 से लेके R तक में करंट का वैल्यू बताना। देन करंट इज सिंपली रिटन एज करंट डेंसिटी इनटू एरिया। करंट डेंसिटी तो भाई 4 × 10⁻⁶ एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन एरिया कैसे आप लेंगे, तो पहले आप लेंगे आउटर एरिया πr² और उसमें से जो अंदर वाला एरिया πr/2 का स्क्वायर उसको माइनस कर दीजिए, तो ये वो एरिया मिलेगा। अब आप आराम से यहाँ डाटा पुट करके अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, श्योर शॉट आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना R/2 से R तक करंट निकालना था, तो पहले पूरा एरिया ले लिए πr², उसमें से R/2 का एरिया माइनस कर लिया। 15 द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज टू डबल। लेंथ को हम लोग डबल कर दिए, मतलब आप याद रखिए स्ट्रेच किया गया है तो L²। और फिर द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस को L का स्क्वायर बताते हैं तो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस 12 का स्क्वायर, कहने का मतलब मेरा फाइनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल 4L² होगा। तो अगर आप रेजिस्टेंस इनिशियल बाई रेजिस्टेंस फाइनल करें तो 1/4 आ रहा है। ये तुमको बता रहा है कि फाइनल रेजिस्टेंस इज एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो आपको तो बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो उसके लिए आप रेजिस्टेंस का इंक्रीज निकालेंगे, इनिशियल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही कैलकुलेशन है। तो आपके पास होगा रेजिस्टेंस फाइनल माइनस रेजिस्टेंस इनिशियल बाय रेजिस्टेंस इनिशियल इंटू 100। तो हमारे पास डाटा आ गया रेजिस्टेंस फाइनल विच इज 4R, रेजिस्टेंस इनिशियल R, रेजिस्टेंस इनिशियल R इंटू 100। तो ये लगभग 300% है, 300% का इजाफा हो जाएगा। 300% से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 300% रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। लिखा है फॉर द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t इक्वल्स टू 3.2 सेकेंड्स विल बी। यहाँ का जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ इस तरह से वैरी कर रहा है। आपको 3.2 सेकेंड मतलब यहाँ कहीं, इस 3.2 सेकेंड पे थोड़ा इमेजिन करना कि कुछ वोल्टेज का वैल्यू होगा। हमको तो लग रहा है ये अप्रोक्सीमेट डाटा 6 के आसपास है। वोल्टेज है ना, यहाँ कुछ होगा 6 वोल्ट। तो याद रखना कि जब हम लोग टाइम 3.2 सेकेंड ले रहे हैं तो जो वोल्टेज लेना है वो 6 वोल्ट लेना है। अभी आपके पास रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है। अब तुम देखो कि तुम यहाँ पे बैटरी की तरह 6 वोल्ट लोगे और ये 5 वोल्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका नेट वोल्टेज वी नेट आपको 1 वोल्ट मिलेगा, 6 - 5 विच इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो आपके पास करंट का वैल्यू होगा वी नेट बाई रेजिस्टेंस, तो 1/1 दैट इज 1 एम्पियर। है कहीं? हाँ, इंटीजर टाइप है, 1 एम्पियर होगा इसका, समझे? एक 17 लिखा है 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड thickness having a specific resistance of 6 ohm and 3 ohm respectively, 3 ohm centimeter respectively, are connected in parallel. The effective resistivity is rho centimeters, ohm centimeter, the value of rho। एक मिनट जस्ट देखो, थोड़ा इस क्वेश्चन को है ना थोड़ा ठीक से ध्यान से समझने का कोशिश करो थोड़ा। मान लो जैसे ये एक वायर है और ये इसी के साथ एक आइडेंटिकल वायर है और दोनों है ना
एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ा है। इसको आप एक रेजिस्टेंस मान ले, इसका रेजिस्टिविटी, इसका एरिया, इसका लेंथ। इसको आप दूसरा रेजिस्टर मान ले, इसका रेजिस्टिविटी, इसका एरिया, इसका लेंथ। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है, इसका एरिया डबल हो गया। अगर ए और ए था तो 2a हो गया। लेंथ वैसे ही रहा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का लेंथ वही रहा, खाली एरिया डबल हो गया। समझ गए? तो जब पैरेलल में हम लिखते हैं, तो जैसे हम लोग लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए, तो आप लिखेंगे 1/r1 और 1/r2। हम लोग सीखे हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। तो 1/, यहां जब R इक्विवेलेंट लिखोगे ना, तो रो इक्विवेलेंट, लेंथ तो L ही रहेगा, बस एरिया में 2a होगा। और यहां हो गया रो 1 लेंथ बाई एरिया, और +1/रो 2 लेंथ बाई एरिया। अब इसी को आपको सॉल्व करके रो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एल और ए सब में कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2/रो इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/रो 1 एंड 1/रो 2। आराम से सॉल्व कर लीजिए, रो इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, अगर यही सीरीज रहता तो उसमें लेंथ बढ़ जाता, एरिया ऑलमोस्ट सेम रहता। ठीक है? A cylindrical wire of radius 0.5 mm एंड कंडक्टिविटी, देखो रेडियस दिया है 0.5 mm और इसका कंडक्टिविटी दिया है, कंडक्टिविटी है 5 × 10⁻⁷ साइमन पर मीटर। और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 मिलीवोल्ट पर मीटर। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट इज, आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू करंट का है वो है x⁻³ पाई मिली एम्पियर। आपको x निकालना है। क्या हम लोग ऐसा सीखे हैं कि दैट E विल बी इक्वल्स टू रो इंटू I/A, रो इंटू I/A। अब आप यहां से अगर करंट I का वैल्यू लिखें तो E इंटू A/रो, E को E छोड़ दीजिए, जहां एरिया है वहां πr² लीजिए, और रो मतलब हो गया 1/σ। रो मतलब रेजिस्टिविटी, लेकिन दिया तो है क्वेश्चन में कंडक्टिविटी। तो आपके इस करंट का वैल्यू हो जाएगा, तो इस करंट का वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कंडक्टिविटी साथ में πr²। सारा डाटा पुट करके आराम से कंपेयर करके एक्स के साथ वैल्यू निकाल लो, और वही एक्स आपका आंसर आएगा। ठीक है? तो ये सब करना है खुद से। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पास 20 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू इट इन अ सर्टेन गिवन टाइम। कितना चार्ज पास हो रहा है? तो 20 कूलम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट। वर्क डन बाय सेल, तो याद करो वर्क डन बाय सेल का फॉर्मूला होता है चार्ज विच पासेस थ्रू सेल एंड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो चार्ज विच पासेस थ्रू सेल इज 20 कूलम and the potential of cell is 15 volt, so it is 300 जूल। तो आपके पास जो वर्क डन बाय सेल होगा वो 300 जूल होगा। ठीक है? इतना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास 21 लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज V1। मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस इज B2। तुमको B1 और B2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास मान लो ये हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। तो जैसा कि हम लोग सीखे हैं कि इसके सेंटर से अगर हम लोग x डिस्टेंस अवे, इसके सेंटर से अगर हम लोग x डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, देन इट कम्स टू बी μ0/4 I.N.2πr² एंड ऑल डिवाइडेड बाई r² + x² पे पावर 3/2। यही एक जनरल फॉर्मूला होता है।
अब देखो जब हम B1 लिखेंगे इसका मतलब आप सेंटर पे बात कर रहे थे, x इक्वल्स टू 0 एंड दैट कम्स टू बी म्यू नॉट NI/2R। सीधा फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, वो होना ही चाहिए। और जब आप B2 लिखेंगे, जब आप B2 लिखेंगे तो B2 में क्या है कि आपको x का वैल्यू रेडियस का √3 टाइम्स लेना होगा। तो थोड़ा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके देखो, म्यू0/4 पाई, म्यू0/4 पाई I.N.2 पाई R²। और नीचे गौर कीजिए, R², जब आप x का स्क्वायर कीजिएगा तो 3R का स्क्वायर होगा, और पावर आपको 3/2 डालना है। तो दैट कम्स टू बी म्यू0/4 पाई I.N.2 पाई R²। और नीचे होगा देखो, 4R के स्क्वायर का रूट लेंगे 2R, उसका क्यूब करेंगे 8R³। 8R³, करेक्ट, 8R³। तो इसमें अगर आप इस B2 का वैल्यू लिखते हैं, देन इट इज म्यू0 NI 4 पाई, 2 पाई से ये 4 पाई कटा 2 टाइम्स, और R² से R³ कटा, तो नीचे में हो गया 16R। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको रेशियो फाइंड आउट करना है B1 और B2 का। तो अगर आपको B1:B2 फाइंड आउट करना है, B1:B2 अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास म्यू0 NI/2R कट जाएगा और आपके पास 8:1 आएगा। म्यू0 NI/2R कट जाएगा और 8:1 आएगा। देखो कुछ होगा ऑप्शन 8:1, सी आंसर। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है बस वैसे काम करते चलिए, ठीक है। फॉर्मूला वॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, ऑब्वियसली उसी के ऊपर सारा काम होता है। 22, Bx and By are the magnetic field at the center of two circular coils X and Y respectively। तो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला होता है म्यू0 NI/2R। अब आप अगर X के मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं, इच कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में करंट सेम है। कॉइल X हैज 200 टर्न्स एंड 20 सेंटीमीटर रेडियस। तो म्यू0 200 टर्न्स, करंट तो सेम रखना है, बाई 2, 20 सेंटीमीटर रेडियस, 20 सेंटीमीटर, वैसे मीटर नहीं बदलो क्योंकि रेशो पूछ रहा है लास्ट में, देखते चलो। और अगर आप y का विफल लिखते हैं तो म्यू0, उसका नंबर ऑफ टर्न्स आपको लेना है 400, और रेडियस लेना है उसका भी रेडियस 20 सेंटीमीटर ही लेना है, तो खाली नंबर ऑफ टर्न्स ही बदला। 400 करंट वही है, 2 उसका भी रेडियस 20 सेंटीमीटर ही लेना है। देन द रेशियो Bx एंड By, ऑब्वियसली देखिए सारा म्यू0 कटेगा, I कटेगा, 2 कटेगा, 20 सेंटीमीटर कट जाएगा, 200/400, 200/400, दैट इज 1:2, 1:2, दैट बी आंसर इज देयर। ठीक है, बी 1:2। थोड़ा और आगे बढ़ो। 23, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, 30-50, are placed in XY plane as shown in figure. A current I equals to 7 ampere is flowing through them in the direction as shown in figure। अच्छा, दोनों में करंट का डायरेक्शन उल्टा है, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द टू सर्कुलर कॉइल्स। मैग्नेटिक मोमेंट का सीधा फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का सीधा फॉर्मूला होता है I_N_A। और डायरेक्शन हम लोग अपने राइट हैंड में फिंगर्स को घुमाते हैं, जो थंब का डायरेक्शन आता है हम लोग फिंगर्स को किधर घुमाते हैं, करंट के डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन में घुमाते हैं, जो थंब का डायरेक्शन आता है वो हमारा बीफील्ड का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हो जाता है, I_N_A। तो अगर आप अंदर वाले लूप को फर्स्ट कह दे, बाहर वाले लूप को सेकंड, तो अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट फर्स्ट का लेंगे तो आप करंट लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, दोनों सेम ही है, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो 1 मान के चलें। और एरिया में आप लेंगे पाई रेडियस 1 का स्क्वायर। ठीक है, करंट हो गया 7 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लो, पाई रेडियस 1 हो गया है 30 सेंटीमीटर, 0.3 का स्क्वायर। और अगर आप फिंगर्स को घुमाते हैं तो ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड है,
आउटवर्ड डॉट लगा दी। यही मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप 2 का लेंगे, फिर से वही फॉर्मूला आई एन ए लगेगा, करंट वही आपका 7 एम्पियर ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स 1 रहेगा, पाई रेडियस में अब आप 50 सेंटीमीटर 0.5 का स्क्वायर लेंगे और डायरेक्शन होगा इनवर्ड। अब आप बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली M2 इज ग्रेटर देन M1। M2 इज ग्रेटर देन M1, सही है। अब M2 अगर ग्रेटर है M1 से, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, जब आप M नेट निकालेंगे तो M2 में से M1 को माइनस कीजिए। I मतलब I का 7 एम्पियर बाहर, क्योंकि दोनों में कॉमन है, 7 बाहर, पाई भी बाहर, अंदर हो गया 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.3 का स्क्वायर, और इसका नेट डायरेक्शन होगा इनवर्ड अंदर, क्योंकि अंदर वाला बड़ा है, ये बड़ा है आपका, अगर ये बड़ा है तो अंदर होगा। अंदर का डायरेक्शन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमको दिखता है कि वो माइनस के कैप में है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यूनिट लग जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे माइनस के कैप लगा लीजिए, माइनस के कैप। डन, कैलकुलेशन आसान है, कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। 24 लिखा, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्कुलर कॉइल ऑफ टू टर्न्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इंडक्शन B1 एट इट्स सेंटर। सेंटर का बीफील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई बाई 2R। ठीक है। तो जब 2 टर्न था, उस समय रेडियस को हम लोग R मान लेते हैं। अब अगर हम लोग B1 लिखेंगे तो म्यू नॉट या नंबर ऑफ टर्न्स 2I, और 2 रेडियस को आप R मान। फिर बोला गया द क्वाइल इन अनवुंडेड एंड इज रीवुंडेड इनटू अ सर्कुलर क्वाइल ऑफ 5 टर्न। पहले 2 टर्न था, तो मेरे हिसाब से वायर का लेंथ L है, और वो कितना है, तो 2 इंटू 2 पाई R है। इसका मतलब यहां से तुम्हारे पास R का जो रेडियस का वैल्यू आया वो आया L/4 पाई। फिर आप इसी को 5 टर्न में बदल दिए, वायर का लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन मान लो रेडियस बदल के हो गया स्मॉल r, तो यहां से फिर स्मॉल r क्या लिखोगे, L/10 पाई लिखोगे, लिखोगे ना। तो जब हम लोग सेकेंड केस में बेफिल्ड लिखेंगे, तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स 5 देंगे, करंट वही है, और 2 रेडियस में स्मॉल r लिखेंगे, रेडियस में स्मॉल r लिखेंगे। आपको B2/B1 निकालना है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में B2/B1। देयरफॉर अगर हमको B2/B1 निकालना है, म्यू नॉट I कट गया, 2 2 कट गया, यहां बचा 2/R, यहां बचा 5/r। तो B2 ऊपर है, तो 5/r और 2/R। दिस इज 5/2 कैपिटल R/r। दिस इज 5/2, जहां कैपिटल R है वहां L/4 पाई, और जहां स्मॉल r है वहां L/10 पाई। सो इट इज 5/2 इंटू 10/4, कितना हो गया भाई, 25/4, 25/4, 25/4, दैट बी आंसर इज देयर। क्लियर है? तो चीज इस तरीके से चल रहा है, थोड़ा दिमाग रखना है, आराम से छोटा छोटा क्वेश्चन, बस खाली फॉर्मूला अच्छे से आए और कंसेप्ट क्लियर रहे, ये सब हड़बड़ाना नहीं। आगे देखो, 25 लिखा, क्वाइल ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii R1 and R2 respectively. When a current of strength I passes through the coil, the magnetic field at its center would be। इसका फिगर बनाना है।
ये आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस। यहां से इसका रेडियस स्मॉल r1, यहां से इसका रेडियस स्मॉल r2, ये r1, ये r2। अच्छा, बीच में क्या है ना कि ऐसा स्पाइरल टाइप बॉन्डिंग, पूरा नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे भरा हुआ है, एकदम पूरा भरा हुआ है ऐसे, पूरा भरा हुआ। इसमें करंट घूम रहा है। अब आपको इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का नेट वैल्यू लिखना है, थोड़ा इंटीग्रेशन चल रहा है। हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे ही लिख दे, म्यू नॉट Ni/2r, यही तो होता है। लेकिन यहाँ सीधा नहीं लगेगा क्योंकि करंट अलग अलग जगह अलग अलग रेडियस पे घूम रहा है। तो करना क्या है, हम इंटीग्रेशन का तैयारी कर रहे हैं। आप सबसे पहले इसमें एक एलिमेंट्री रिंग कट करें, एलिमेंट्री रिंग। देखिए ये ग्रीन, ये यहाँ, और फिर थोड़ा सा थिकनेस रखते हुए यहाँ। शायद उतना क्लियर विजिबल नहीं आ रहा है, लेकिन समझिएगा। हम इसको बीच में सेट कर दे ताकि आपको दिखने लगे। ये वाला एक एलिमेंट्री रिंग, ये एक एलिमेंट्री रिंग इसके अंदर कट किया गया। इसका अपना रेडियस स्मॉल आर मान लो, ये आपका एलिमेंट्री रिंग है। इसका रेडियस आप आर मान ले, इसका थिकनेस डी आर मान ले। तो आखिर इसके अंदर जो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो कैसे निकलेगा? देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लीजिए, डिवाइडेड बाई r2 - r1, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट रेडियस हो गया, और मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल डी आर। ये आपको बताएगा कि भाई इसके अंदर कितना स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स है। अब अगर आप इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से, इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे लिखेंगे ना, म्यू नॉट इंटू डी एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2, उसका रेडियस आर, ये चीज रहेगा। तो ये आपका डीबी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट, जहां डीएन है वहां हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई r2 - r1 मल्टीप्लाई विथ डी आर इंटू करेंट, और नीचे है 2r। अब अगर आपको टोटल बी फील्ड चाहिए देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, म्यू नॉट एन आई बाई 2 r2 - r1, ये सब कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1/r dr। कहां से कहां तक? r1 से लेके r2 तक। देन b इज म्यू नॉट ni बाई 2 r2 - r1, 1/r का इंटीग्रेशन, 1/r का इंटीग्रेशन होगा ln r। कहां से कहां तक? r1 से r2 तक। दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni/2 r2 - r1, क्या हम लोग लिखेंगे ln r2/r1, म्यू नॉट ni/2 r2 - r1 ln r2/r1। जरा गौर करो, देखो क्या आता है। चलो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़िए। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इजी है, ध्यान से। लिखा है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग hollow conducting cylinder with radius r carries a uniform current along its surface. Choose the correct representation of magnetic field as a function of radial distance.
अच्छा, अगर आपके पास कोई हॉलो सिलेंडर है, जैसे मान लो हमसे बनाते हैं यहाँ पर, ये एक हॉलो सिलेंडर है, बहुत बड़ा है, अंदर में खाली है। अगर अंदर में खाली है तो सारा करंट तो सरफेस पे है, तो जब तक आप सेंटर से सरफेस तक नहीं आते, यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, यहाँ पे करंट का वैल्यू जीरो है। यहाँ अगर कोई एम्पीरियन लूप आप लीजिएगा तो करंट इनक्लोज जीरो है। अगर करंट इनक्लोज जीरो है तो भी फिर जीरो है। लेकिन जैसे ही आप सेंटर सरफेस से बाहर निकल के कोई एम्पीरियन लीजिएगा तो टोटल करंट आई उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो एज यूजुअल, जैसे किसी भी वायर से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अगर आप उससे दूर जाइएगा तो आर के साथ इन्वर्सली होता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब तक आप सरफेस के अंदर हैं, कहने का मतलब जीरो से लेके आर तक इस रीजन में किसी भी तरह का करंट इनक्लोज नहीं है, करंट इनक्लोज बाय एम्पीरियन लूप नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। और आर से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी चले जाइए तो यहाँ पे आई इनक्लोज का वैल्यू आई है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1/r के साथ इन्वर्सली है। ठीक है, सो डी आंसर इज देयर, डी आंसर इज देयर। ओके, चलो आगे। 27 लिखा है, स्पेस इनसाइड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग solenoid is filled with a magnetic material having magnetic susceptibility equals to this। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। What is fractional increase in magnetic field inside solenoid with respect to air as medium inside the। काई के साथ एक रिलेटिव परमिटिविटी का इक्वेशन है, शायद आपको याद हो, 1+x। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं एयर के प्रेजेंस में इनसाइड सॉलिनॉइड तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं आप मीडियम में, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई। आपको बताना है फ्रैक्शनल इंक्रीज, तो फिर ध्यान दो कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन बी फील्ड, दिस इज डेल बी बाई बी। फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब हो गया बी फील्ड इन मीडियम, बी फील्ड इन एयर बाई एयर। तो जो बी फील्ड मीडियम में है वो है म्यू नॉट म्यू आर एन आई, जो एयर में है वो है म्यू नॉट एन आई, और नीचे भी है म्यू नॉट एन आई। अच्छा, ऊपर नीचे म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट एन आई कॉमन लेके काट दो, तो यहाँ रिलेटिव -1 बचेगा, यही तो बच रहा है। अब जहां म्यू आर है वहां 1+x लिख सकते, 1+काई लिख सकते, 1+काई -1 दोनों कट गया, ये काई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू है वही आंसर है, 1.2 इंटू 10⁻, कितना था, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ये ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशंस, फॉर्मूला याद है, सब कुछ काम हो जाएगा। 28 नंबर लिखा है, लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी along its axis। If the current is doubled and the number of turns per centimeter is half, the new value of magnetic field will be equals to। तो देखिए भाई, बी फील्ड अगर हम फर्स्ट केस में लेते हैं तो वो होता है म्यू नॉट एन आई, और अगर हम सेकंड केस में लेते हैं तो म्यू नॉट। देखो करना क्या है, करंट को डबल करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को हाफ करना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ करना है और करंट को डबल करना है, तो 2 कट गया। तो क्या ये फिर से म्यू नॉट एन आई आया? म्यू नॉट एन आई कहने का मतलब वापस से बी1 ही है, बी है। तो नया मैग्नेटिक फील्ड पुराने मैग्नेटिक फील्ड के साथ इक्वल होगा। नंबर ऑफ टर्न्स हाफ करना है पर सेंटीमीटर और करंट को दुगना करना है। आगे देखिए, 29 में लिखा है, देयर आर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स and they are held at right angle to each other।
and they are held at right angles to each other. There are two infinitely long, straight, current carrying conductors, and they are held at right angle to each other, so that so that their common ends meet at the origin as shown in the figure given below. The ratio of current in both conductors is, ठीक है। देखिए आप है ना कंडक्टर 1 कह लीजिए और कंडक्टर 2 कह लीजिए, वैसे 1 और 2 आइडेंटिकल की तरह ही बिहेव करेगा। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन फाई 1 और साइन फाई 2। डाटा अगर याद होगा तो डी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फाई 1 और फाई 2 में एंगल बनता है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तुम जरा इस फिगर पे गौर करना, कंडक्टर 1 के लिए ये एंगल यहां पर θ2 है और एक एंगल 90 है। अगर हम B1 का डाटा लिखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, डी डिस्टेंस का मतलब ये है अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY दिया है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर XY दिया है तो क्या मेरा ये D X के बराबर है? तो I बाई एक्स साइन फाई 1 अगर हम लिखें तो फाई 1 हम लिख दिए 90, फिर साइन फाई 2 अगर हमको लिखना है तो इस एंगल को फाई 2 मान लिया जाए, ये एंगल फाई 2 है अपना। तो साइन के लिए क्या डाटा पुट करोगे इसमें? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो मेरा y है और हाइपोटेनस, तो y बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ B1। अब आ जाओ 2 के लिए, यही सारा चीज बहुत सावधानी से 2 के लिए लिखो। म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट वही है। अब 2 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये y है, ये मतलब यही 2 का d है, ठीक है। तो यहाँ y लिख दिए। यहाँ भी एक एंगल 90 हो गया और दूसरे एंगल के लिए साइन फाई के लिए हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो इसको आप तुम फाई मान लो। तो क्या इसके लिए परपेंडिकुलर में ये डिस्टेंस x और हाइपोटेनस आएगा, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 1 का भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अपने राइट हैंड में उसको होल्ड कीजिए, फिंगर्स घूमेगा तो उस हिसाब से देखिएगा तो आपको फील्ड अंदर मिलेगा। 1 का भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर है और 2 का भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप दोनों को ऐड करें। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों को ऐड करें, देन बी नेट इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स साइन 91 प्लस वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई वाई 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से म्यू नॉट बाई 4 पाई को कॉमन ले लो, आई को भी कॉमन ले लो, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाई वाई से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा। इसमें से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कुछ हो सकता है,
बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना कि किस ऑप्शन के साथ प्रॉपरली ये मैच करता है, वहीं से तुम्हारा आंसर आएगा। बस आपको ऑप्शन देख लेना है कि ठीक तरीके से कहाँ मैच करता है। ठीक है, कर लीजिएगा कैलकुलेशन खुद से। थोड़ा हम आगे बढ़े, यहाँ पे आ गया ना, अब इसके बाद कैलकुलेशन करना है। 30 लिखा है, कोएक्सियल केबल्स कंसिस्ट ऑफ एन इनर वायर ऑफ रेडियस ए सराउंडेड बाय एन आउटर सेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। The inner wire carries an electric current I naught which is distributed uniformly across cross-sectional area. The outer cell carries an equal current in opposite direction and distributed uniformly. What will be the ratio of magnetic field at a distance x from the axis when x is less than a and x is greater than a but less than b? इस क्वेश्चन में तो बाहर वाले का कोई काम ही नहीं है, बाहर वाले का तो कोई काम ही नहीं है। हम समझा रहे क्यों? क्योंकि इस फिगर को प्रॉपरली बनाना होगा। ये अंदर का सिलेंड्रिकल सेक्शन है वायर का, ये उसके बाहर वाला इनर आउटर सिलेंडर का इनर फेस है, और ये उसके भी बाहर का है पोर्शन। थोड़ा मैच कर दे, ये है इसका एक्सेस। इसमें पूरा करंट आई नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस है ए, ये रेडियस है बी, और फिर ये रेडियस है सी। अगर इसमें हम डॉट से करंट को दिखा रहे हैं, इसमें मान लीजिए हम डॉट से करंट को दिखा रहे हैं, तो इस पोर्शन में हमको क्रॉस से करंट दिखाना होगा, क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन है अपोजिट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़िएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपका जो दोनों पॉइंट है ना, उसमें बाहर वाले करंट का कोई लेना देना है ही नहीं। एक पॉइंट आपको बोला गया है, एक पॉइंट आपको बोला गया है कि x इज लेस देन a, तो वो कहीं यहां मिल जाएगा आपको। और दूसरे पॉइंट में बोला गया है a से बड़ा और b से छोटा, तो वो कहीं यहां मिल जाएगा आपको। बाहर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। जब हम बात करते हैं x लेस देन a का, तो आप बात करते हैं इनसाइड थिक वायर कैरिंग करंट। सीधा फॉर्मूला सब डिराइव करके आप लोग बैठे हैं, तो आप यहाँ पे इस बी फील्ड को लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद कीजिए आप पढ़े हैं, 2I डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मतलब ए स्क्वायर, 2IX डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये होता है ना म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, यही आएगा। और जब आप बाहर बात करते हैं, मतलब इस सरफेस से बाहर, यहाँ एक्स लिखना था हमको, ठीक है, जब आप बाहर बात करते हैं तो याद रखिए आप क्या पढ़े हैं,
दूसरा, अगर आपका x a से बड़ा है, ठीक है, वो b से छोटा है, b से तो वैसे भी हमको काम नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस रीजन में इंटर नहीं कीजिएगा हमको उसके मतलब नहीं। तो ये है आउटसाइड थिक वायर कैरिंग करंट। और यहाँ पे आपके बिफिल्ड का इक्वेशन बनता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r x। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप V1/V2 फाइंड आउट करते हैं तो ये हो गया अपना म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I x/a² और नीचे हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/x। ये सब कुछ कट गया, ये x² बाई a² आ गया, x² बाई a² आ गया। कुछ है ऑप्शन? x² बाई a², पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, जब तक आप इस रीजन में नहीं आएंगे, b से बड़ा x रीजन, तब तक आपको बाहर वाले सिलेंडर के करंट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए। बढ़िया।